नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से दस्तावेज हटाने पर बोले राहुल गांधी, जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग। अगले 1 साल तक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रह सकती हैं सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से यह खबर। फिलहाल अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते राहुल गांधी। पीएम मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। बच्चों से किया संवाद। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। गांधी जी की अगुवाई में शुरू हुआ था विराट आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो का लगा था नारा। राजस्थान बीजेपी में विधायकों की बाड़बंदी को लेकर दो फाड़। सूत्रों से खबर, झालावाड़ के विधायकों ने मध्य प्रदेश जाने से किया इनकार। पूर्व सीएम वसुंधरा के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। बीजेपी ने कई विधायकों को अहमदाबाद किया शिफ्ट। और कोझिकोड विमान हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत, 149 घायल यात्रियों का इलाज जारी। मंत्री हरदीप पुरी और सीएम पी विजयन ने किया मुआवजे का ऐलान। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज को लेकर सरकार को घेरा था और बाद में इस दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा लिया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। माल्या हो या राफेल, मोदी या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। और ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने 6 अगस्त को अहम खुलासा किया था। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया था और साथ ही भारतीय जमीन पर कब्जे की बात को भी कबूला। और इसे लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। बवाल बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से उन दस्तावेजों को ही हटा दिया जिसमें कहा था कि मई महीने से चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ और भारतीय जमीन पर कब्जे की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारतीय सीमा में किसी ने कोई घुसपैठ नहीं की है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीय चौकियों पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के बाद विपक्ष हमलावर हो गया था और जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से अपने दस्तावेज हटा लिए हैं। और वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया है, क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे? पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही हैं। और इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प भी दोहराना है। आइए 15 अगस्त तक देश में लंबा अभियान चलाएं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना की पोल खुल गई है। 40% गरीबों को मुफ्त में अनाज नहीं मिला है, यानी 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन नहीं मिला है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में 40% लोगों को इस योजना के तहत अनाज नहीं मिले हैं। केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने इसके लिए राज्य को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि 11 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई महीने में अनाज नहीं बांटे हैं। यहाँ आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले अप्रैल से जून तक लोगों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था, जिसमें 95% लोगों ने यानी 81 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था। और इसके बाद सरकार ने जुलाई से नवंबर तक इसे बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरे फेज के पहले महीने यानी जुलाई में महज 61% लोगों को ही मुफ्त में अनाज मिला है, जिसमें 6% लोगों की ही मुफ्त में चना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड ने इसे लेकर उदासीनता दिखाई, जबकि असम और बिहार में बाढ़ के कारण अनाज नहीं बटे। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने लोगों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था और जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल और आटा और 1 किलो चना दिया जाना था। पहले ये योजना अप्रैल से जून तक के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया था। अखबार में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 50 लाख टन में से महज 25 लाख टन ही लोगों में बटे हैं और चना को लेकर यहां स्थिति ज्यादा बदतर है।
1 लाख टन में से महज 11,979 टन ही बांटे गए हैं। वहीं केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए परिजनों को राज्य सरकार 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी और इसके अलावा घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही सीएम विजयन ने बताया कि सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं हादसे में मारे गए एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 45 साल के यात्री सुधीर वर्थ का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कोझिकोड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हादसे में अब तक आपको बता दें 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बाद हालात और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे इस दुर्घटना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और पेशेवरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पुरी ने कहा कि विमान को हमारे सबसे अनुभवी और प्रतिष्ठित कमांडर कप्तान दीपक साठे संचालित कर रहे थे। Our hearts reach out. We are doing whatever we can, but as a small token, as a small gesture of our desire to do something for those who have lost their lives and have suffered injuries, by way of interim relief, and I underline the way, by way of interim relief, I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. केरल विमान हादसे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही एयरपोर्ट फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विमान उस रनवे पर नहीं उतर सका जहां उसे उतरना था, फिर उसे दूसरे रनवे पर उतारने की कोशिश की गई जहां वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और हवाई अड्डा जल्द ही चालू हो जाएगा। अरविंद सिंह ने आगे कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के पास 2015 में रनवे को लेकर कुछ समस्याएं थीं, लेकिन उन मुद्दों को हल करने के बाद 2019 में इसे मंजूरी दे दी गई। एयर इंडिया के जंबो जेट्स भी वहां उतरा करते थे। देखिए, डीजीसीए ने 2015 में भी और पहले भी सवाल उठाए थे, लेकिन 2019 में जो उनकी शंकाएं थी उन सबका निस्सरण कर दिया गया था, सारी शंकाएं दूर कर दी गई थी, जैसे कि सारे कंप्लायंस, उनकी जो ऑब्जेक्शंस थे कि रबर रिमूवल नहीं हो रहा था, और डीजीसी ने उसके बाद कोड ई मतलब वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट दे दी थी, और उसके बाद जंबो जेट्स भी एयर इंडिया के और अन्य एयरलाइंस के वहां लैंड कर रहे थे। सो पहले थी उसमें कुछ कमियां थी जिनका जुलाई 2019 में डीजीसीए ने क्लियरेंस दे दिया था। वहीं इस विमान हादसे में 149 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मल्लपुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 22 की हालत बेहद गंभीर है, जबकि 22 जख्मी यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उतना टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे हैं, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्दन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्दन, उसी में सडन ब्रेक हो गया। सब लोग बेल्ट पहनता था, सब लोग, हम लोग क्या कर दिया, सबका इस सीट में हाथ देके उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश की, फिर भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। ये तो हम देख रहे एक सपना जैसे हो गया, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेजेडी। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एएसआई अजीत सिंह पुरी घटना के चश्मदीद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तब तक वो नीचे गिर चुका था। गेट नंबर 8 को सर हमने इमीडिएट खोला, और गेट नंबर 8 को खोलने के बाद 25 के अप्रोक्स 25-30 वॉलंटियर्स अंदर आए, एक जेसीबी अंदर आई, और सर जो मलबे को निकाल रही थी जिसमें से पैसेंजर्स जो नीचे दबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था, और मैं सर अंदर घुस के और हम लोग सीआईएसएफ वाले अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे पैसेंजर्स को, और सर बाहर निकाल रहे थे।
गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस आई, उनमें से रेस्क्यू करके उन पैसेंजर्स को डाला जा रहा है। और वहीं कोझिकोड में हुए विमान हादसे में मारे गए पायलट के परिजनों से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुलाकात की। दीपक वसंत साठे मुंबई के पवई इलाके में रहते थे, जबकि उनके बुजुर्ग माता पिता नागपुर में रहते थे। अपने बेटे की मौत पर उनके परिजन सदमे में हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने नागपुर में उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बताया। कैप्टन की मां का कहना है कि उनका बेटा हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। दूसरे की गलती से वो गिर गया। द ऑफिसर हु वाज ड्राइविंग ही वाज ड्रंक, तो ये उससे गाड़ी उलट गई और इसको वो बाहर जो राइफल रैक होता है वो उसके सिर में लगा। दिल्ली से जो डॉक्टर था उसको पहुंचने में 3 घंटे लगे, तब तक सिर से खून निकल गया। वेरी सैड, आई कांट टॉक मोर। दोनों बच्चे भगवान ने हमारे ऐसे उठा लिए, हम नहीं दिखा गया भगवान को। वहीं कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और सह पायलट अखिलेश कुमार थे। कैप्टन अखिलेश कुमार यूपी के मथुरा के रहने वाले थे। अखिलेश कुमार मथुरा गोविंद नगर के तुलसीराम के बेटे थे। अखिलेश कुमार ने 2017 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था और वंदे भारत मिशन की पहली फ्लाइट भी अखिलेश कुमार ही लेकर गए थे। हादसे में अखिलेश कुमार के निधन से परिजन बेहद सदमे में हैं। कैसे आपको सूचना कैसे मिली? आप वहीं से फोन आया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? यही बताइए सीरियस हालत है। अच्छा, वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है उसका छोटा और मेहमान। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले 1 साल तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रह सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी फिलहाल पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और ऐसे में संभावना यही है कि सोनिया गांधी और अगले 1 साल पार्टी अध्यक्ष बनी रह सकती हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अगस्त 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। तब लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात राजस्थान की, जहां सियासत में नया मोड़ आया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़बंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने कई विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है और कई विधायकों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक खबर ऐसी भी आ रही है कि बाड़बंदी को लेकर बीजेपी में 2 फाड़ हो गए हैं। झालावाड़ इलाके के बीजेपी विधायकों ने मध्य प्रदेश या गुजरात जाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि विधायकों को बाड़बंदी के लिए बीजेपी विधायक मदन दिलावर फोन कर रहे हैं, लेकिन इन विधायकों ने मध्य प्रदेश जाने से इनकार कर दिया है। जिन विधायकों ने इनकार कर दिया है उसमें कालूराम डग, गोविंद प्रसाद और नरेंद्र नागर शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि विधायकों को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हरी झंडी का इंतजार है। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 14 विधायकों को अहमदाबाद भेज दिया है, जिसमें 8 विधायक अहमदाबाद पहुंच गए हैं और वहां सोमनाथ मंदिर में भगवान भोले शंकर का दर्शन भी किया। राजस्थान बीजेपी के 6 विधायक पोरबंदर पहुंचे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के एक विधायक निर्मल कुमावत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार हम पर दबाव बना रही है, इसीलिए मानसिक वेदना से बचने के लिए हम पोरबंदर आए हैं। अब यहां से सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे। में पिछले 1 महीने से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह है। मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायकों में को सबको मानसिक वेदना में वो ला रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। किसी पे एसओजी का मुकदमा है, किसी पे कोई चार्ज लगा रहे हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट रेड करता है, कभी क्या करता है। इसी सबको मद्देनजर देखते हुए हम सब लोग अपने मानसिक वेदना को दूर करने के लिए सोमनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाएं। कुछ और साथी हमारे आएंगे और जो भी पार्टी आलाकमान हमें आगे निर्देश देगा, कांग्रेस की गहलोत सरकार से बचने के लिए हम लोग यहाँ। सोमनाथ कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे? 2 दिन, केवल 2 दिन। 2 दिन सोमनाथ में एयरपोर्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ उतरे हम लोग। ओके। और वहीं कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है इस याचिका में। और राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले में आपको बताते 11 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं बीजेपी विधायक दिलावर सिंह और बीएसपी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया है। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों के लिए अब भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं और अब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसी ओर इशारा किया है। बागियों की वापसी के सवाल पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। पार्टी के सिंबल पे जीता हुआ है। अगर वो सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता, लेकिन वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। उनका एक और असफल प्रयास है। पहले अटेम्प्ट में वो हमारी सरकार गिराने में नाकामयाब रहे। अब दूसरा असफल प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध हो रहा है उनके अलोकतांत्रिक तरीके से, या जो षड्यंत्र उन्होंने पैसों के आधार पे जो चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई है उसको दबाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिवराज सरकार ने 20 मार्च 2020 से पहले 6 महीने में कमलनाथ कैबिनेट के फैसलों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कैबिनेट कमेटी बनाने की जानकारी दी गई है और इस कैबिनेट कमेटी में आपको बता दें कि 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, गोविंद राजपूत और बृजेंद्र प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के 6 महीने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए शिवराज ने मंत्री समूह की दूसरी कमेटी बनाई है, लेकिन ये बताइए पहली कमेटी ने क्या किया? कहीं इस कमेटी ने गलती से व्यापम और ई टेंडर की समीक्षा तो नहीं कर ली? पहली समिति ने क्या जांच की और जांच में क्या पाया, इसके तथ्य सार्वजनिक करना चाहिए। और उस कमेटी को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहली कमेटी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच की समीक्षा करते करते व्यापम की समीक्षा कर ली हो, या कि जो है ई टेंडर की समीक्षा कर ली हो, या जो है दूसरे घोटालों की समीक्षा कर ली हो, किसानों की आत्महत्या की समीक्षा कर ली हो? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको जो है एक मंत्री समूह की कमेटी को बदलकर दूसरी कमेटी को बनाना पड़ रहा है?
अब बात पंजाब की, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राज्य सरकार और प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कैप्टन सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और इस सिलसिले में पंजाब के आबकारी विभाग ने हेल्पलाइन और शिकायत के लिए नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए अवैध शराब की जानकारी दी जा सकेगी। ये नंबर है 9875961126, जिस पर फोन करके आबकारी अपराधों की जानकारी और शिकायत साझा कर सकेंगे। इसमें शराब तस्करी, शराब बनाना के लिए अवैध यूनिट वगैरह की शिकायत सीधे की जा सकेगी, जिसके बाद राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। और इस मामले में आपको बता दें, सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पंजाब में अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर 11 अगस्त को धरने पर बैठेंगे। इस अवैध शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अकाली दल इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कैप्टन सरकार के खिलाफ बयान दे रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा से राज्य पुलिस की सुरक्षा वापस ले ली गई है। बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बीते दिनों से ही मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं इस फैसले के बाद पंजाब सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि चूंकि बाजवा को पहले ही केंद्र सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, ऐसे में पंजाब पुलिस को उनकी सुरक्षा में तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर की थी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस केंद्र में आने वाली पीढ़ियों को दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियर चेंज कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा के बारे में बताया जाएगा। यहाँ लोगों को स्वच्छता और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर जानकारी मिलेगी। इस केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन का मिश्रण देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 36 स्कूली छात्रों से भी बातचीत की, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में इंटरनेशनल वेबिनार का उद्घाटन किया। वेबिनार में समकालीन परिदृश्य में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता ग्लोबल पीस पर चर्चा हुई।
वेबिनार में गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी तमाम हस्तियों ने शिरकत की। वेबिनार को इजराइल के डॉक्टर ओलेग नेत्जर, अमेरिका के विलियम वेस्टरमैन, A.K. पांडे, भद्रा बहन, प्रोफेसर S. नारायण और भाई राब लालदास ने संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने किया है। आज हमारे देश में राष्ट्रवाद को लेकर बहुत चर्चा है। एक खास पार्टी के लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, आज सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं। अब जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो भला किस परिभाषा से राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं? कहा जा सकता है कि ऐसा करिश्मा उन्होंने राष्ट्रवाद की प्रचलित परिभाषा को बिगाड़ कर किया है। इस सच के ऊपर एक झूठ का ताना बाना बुना गया है। जिस स्वाधीनता सेनानियों ने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज खलनायक बनाए जा रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। छत्तीसगढ़ में 4,84,975 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों श्रेणियों में 2,56,000 वन अधिकारी पत्र, महाराष्ट्र में वहीं 1,72,000, उड़ीसा में 4,43,000 और गुजरात में मात्र 93,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। राज्य में नई सरकार के गठन के तत्काल बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये स्पष्ट कर दिया था कि सभी पात्र लोगों तक वन अधिकार पट्टों की पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोधा प्राथमिकता होगी। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे गिरीश चंद्र मुर्मू ने नए CAG के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी भी मौजूद रहे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। मुर्मू ने राजीव महर्षि की जगह ली, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त को पूरा हो गया था। वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। स्तनपान करवाने में जिले के स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग 89.1% के साथ देश में तीसरी रही है और इस उपलब्धि के लिए जिला कलेक्टर UD खान ने CMHO डॉक्टर CL गुर्जर और डिप्टी CMHO नोडल अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम जांगेड़ समेत पूरी चिकित्सा टीम को बधाई दी है। जिला कलेक्टर UD खान ने बताया कि 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हमारे जिले में इस वर्ष केवल स्तनपान करवाने वाली माताओं का प्रतिशत 90% आया है और वो पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हमारे मेडिकल स्टाफ ने MCHN डे और टीकाकरण के वक्त काफ़ी मेहनत करके ऐसी माताओं को समझा है कि वो 0 से 5 महीने के बच्चे हैं उनको केवल स्तनपान कराएं और उसी का परिणाम है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जो सप्ताह मनाया गया था उसमें हमारा जिला पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।